हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ रिपेयर फॉर नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड एज। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि जब आपके एक सॉफ्टवेयर में एक बग आता है, उसको रिपेयर करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं और उसको आप इंटरनेट की हेल्प से डाउनलोड करते हो, तो उस चीज को क्या बोलते हो? तो उसको हम बोलते हैं सर पैच। तो यहाँ पे हमारा सेकंड बन जाएगा राइट आंसर। अब सर हमें इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर दो, होता क्या है, क्या इसका मतलब है। तो देखो बेटा, हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम एक टर्म पढ़ते हैं, क्या टर्म पढ़ते हैं हम? बेसिकली सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। और सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया ही था क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स की, हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हीं से हमारा क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो कुछ प्रोग्राम्स में मान लेते हैं कोई दिक्कत आ गई ना, तो वो जब दिक्कत आती है तो उन दिक्कतों को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं पैच। तो आप बता सकते हो कि सर पैच का मतलब क्या हुआ? पैच का मतलब हुआ कि इट इज क्या, ये बेसिकली क्या है, इट इज अ क्विक फिक्स कोड डिजाइंड टू एड्रेस। क्या करेगा, एक ऐसा कोड होगा, वो कब हमें उसको फिक्स करने के लिए वो कोड हमने इंप्लीमेंट किया होगा, जब हमने एड्रेस किया होगा। किस चीज को एड्रेस किया होगा? अ स्पेसिफिक इशू। जो हमें प्रॉब्लम दिख रही होगी, इशू बोल लो, चाहे आप उसको एक प्रॉब्लम बोल लो, चाहे आप उसको बग बोल लो, ओके, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इशू इन एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। और हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी फिक्स वगैरह करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में, और इसमें हम क्या करते हैं, विदाउट रिक्वायरिंग, क्या नहीं रिक्वायर होता है इसमें, अ फुल री इंस्टॉलेशन। ठीक है, चलो सर ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आप इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देंगे, इसका मतलब क्या है, थोड़ा हमें ग्राफिकली समझा देंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है। देखा एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कि हमारे पास आ गया, सपोज कर लेते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ठीक है, मान लेते हैं मेरा एक दोस्त आ गया, इस दोस्त ने क्या किया, इसने बोला कि मुझे एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है आप बना लो। ठीक है, तो जैसे इसने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, इसने मुझे बोला कि आपका एक फोन है, उस फोन में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपका क्या करता हूँ, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मैंने अपने मोबाइल फोन में डाल लिया। ठीक है, तो मैंने इसको तो ये लगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, ये हो रहा है। पर दूसरी तरफ जब मैंने इसको यूज किया, इसके प्रोग्राम को यूज किया, तो मैंने बोला नहीं यार, इसमें ना काफी ज्यादा क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। इसमें क्या है, काफी ज्यादा क्या है, मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को क्या करो, आप क्या करो, रिजोल्व करो। ठीक है, तो जो ये प्रॉब्लम्स मुझे दिखी, इन प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है, कि ये ढंग से कई बार क्रैश हो जा रहा है, कई बार कुछ मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर होता ही क्या है, जैसे मान लेते हैं कुछ सेट ऑफ हमारे पास, एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर मुझे आपने दिया है, इसमें ना कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो क्रैश कर रहे हैं। ओके, क्रैश करने का मतलब है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ये कई बारी काम ही नहीं कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे क्या, एक तरीके से एरर्स हैं। तो उन एरर्स को ठीक करने के लिए मेरा दोस्त ने क्या किया, मेरे दोस्त ने बोला कि ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो वैसे रहता है, मैं तुम्हें क्या दे देता हूँ, जो मैंने अपडेट किया कोड, उसका मैं तुम्हें दे देता हूँ पैच। उसने क्या किया, जहां पे मुझे दिक्कत आ रही थी, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में दिक्कत आ रही थी चलाने में। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई कोड था, वो कोड नंबर लास्ट में थे, यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरा जो मोबाइल है वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, जो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे दिया था। तो उसने क्या किया, इस जो ये वाला कोड था, उसने इसने इसको ठीक किया, फिक्स किया। फिक्स करने के बाद इसने मुझे क्या दे दिया, लास्ट में पैच दे दिया कि क्या करो, अपने फॉर्म फॉर्म में या पे अपने जो फोन है उसमें क्या करो, इस पैच को इंस्टॉल कर लो। तो जैसे मैंने वो पैच इंस्टॉल किया, तो अब क्या हुआ, मेरा फोन क्या हुआ, वो ढंग से चलना स्टार्ट हो गया। और मेरे फोन में क्या ऑपरेट, कौन सा प्रोग्राम या कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा था, जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, है ना। तो इस सारे की सारी कहानी से मैंने क्या समझा कि सर पैच होता क्या है। पैच कब दिया जाता है, जब कोई सॉफ्टवेयर बन गया होता है और अंडर हमारे क्या होता है, डेवलपमेंट, मतलब एक तरीके से उसको रिलीज कर गया होता है। जैसे उसने बना दिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और उसने मुझे दे दिया, देने के बाद मुझे दिक्कतें दिखानी स्टार्ट हुई कि ये दिक्कत आ रही है। तो जैसे इससे उसने उस दिक्कत को ठीक किया, तो उससे क्या हुआ, इन द एंड लास्ट में उसने मुझे क्या देना स्टार्ट कर दिया, पैचेस देना स्टार्ट कर दिया, कि अभी ये दिक्कत है, चलो इसका पैच ले लो, अब ठीक हो गया। फिर कोई और दिक्कत होगी तो उसका पैच होगा, है ना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें चलती हैं जब हम बात करते हैं पैच की। इसके अलावा सर यहाँ पे
कुछ और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। बेटा एक और चीज होती है सर्विस बैच। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि आपको जो सर्विस बैच है या फिर जो आपका सर्विस पैक है ये कब दिया जाता है। ये बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लेते हैं अगर आपको कलेक्शन ऑफ, क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई एक सिंगल किसी चीज में दिक्कत आ रही थी, उस सिंगल दिक्कत का क्या दे दिया, मुझे एक पैच दे दिया कि आप इस पैच को मतलब बेसिकली ये कोड है, इसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो और आपका जो है फोन वो ठीक ढंग से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। पर वही चीज आती है एक पैच एक सर्विस पैक की। और सर्विस पैक में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक पैच था तो यहाँ पे क्या होंगे कलेक्शन ऑफ पैचेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, मेरे पास मान लेते हैं मेरे सिस्टम में एक की जगह मान लेते हैं तीन जो प्रोग्राम है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो जब तीनों प्रोग्राम के लिए मुझे एक पैक दिया जाएगा, मुझे एक पैच नहीं दिएगा, मुझे एक पैच का क्या दिया जाएगा, पैक दिया जाएगा। तो इस पैक को हम बोलते हैं सर्विस पैक। ठीक है, तो जैसे आपने लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पैचेस बंडल्ड टुगेदर। इन दोनों इन सभी को क्या किया, बंडल करके मुझे दे दिया गया है कि आप इन सभी को एक साथ इंस्टॉल करो और आपके सिस्टम के जो भी एरर्स होंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली कि आप बताओ जीरो डे पैच क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्चुअल में होता क्या है, मान लेते हैं कि मैंने वही कंडीशन आपको बता दी कि बेसिकली क्या था कि मैंने एक अपना कोई पैच था उसको रिलीज किया, है ना, वर्नेबिलिटी थी बेसिकली, उसको मैंने रिलीज किया। कब रिलीज किया, जब मुझे पता लगा कि ये मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना के अपने दोस्त को दिया है पर इस सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है। ठीक है, पहले तो मुझे पता नहीं था पर बाद में मुझे जैसे पता लगा कि इसमें दिक्कत है तो मैंने क्या किया, उसका एक तरीके से पैच रिलीज कर दिया। ये कौन यूज करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उसको यूज करती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इसको यूज करती हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी ने मुझे क्या दिया, कोई मुझे एक अपना प्रोग्राम दे दिया, उसने मुझे एक प्रोग्राम दिया, मैं उसको चला रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल यूजर हूँ, मुझे कोई पता नहीं है कि मैं उसको यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है कि नहीं है, मैं उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर रहा हूँ। पर जो दूसरी तरफ इस जिसने इस प्रोग्राम को बनाया होगा, इसने देखा रहा यहाँ पे कोई दिक्कत है। ठीक है, इस प्रोग्राम में दिक्कत है जिसकी वजह से कोई और जो प्रोग्रामर है जो इस चीज को समझता होगा, वो मेरे कंप्यूटर में या फिर कोई भी जो यूजर है जो मेरे सॉफ्टवेयर को चला रहा होगा, उसको उसके ऊपर क्या कर सकता है, कोई भी साइबर अटैक कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी साइबर अटैक उसके ऊपर कर सकता है। मतलब उसके फोन की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, ये या फिर कोई भी उसका डाटा होगा, वो सारी की सारी चीजें वो चुरा सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक पैच दिया जाता है, इसको मतलब बचाने के लिए एक पैच देती है कंपनी। उस पैच को क्या बोलते हैं, जीरो डे पैच। ओके, तो ये चीज अब आप समझ गए जीरो डे पैच होता क्या है। तो टेक्निकल टर्म में आपसे क्या पूछा जाएगा वैसे वहां पे एग्जाम में, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ पैच रिलीज्ड, कि एक पैसा पैच होता है जो कब होता है, वो रिलीज किया जाता है, रिलीज फॉर वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी, ठीक है, वर्नेबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको सिक्योरिटी होल बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक सिक्योरिटी होल था या फिर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है यहाँ से। और सिक्योरिटी होल दैट वाज दैट वाज previously that was previously unknown to the vendor। ओके, टू द वेंडर। तो ऐसे करके आपसे पूछा गया होगा तो आप बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, जीरो डे पैच। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म थी जो एग्जाम में पूछी जाती थी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखे थे हमारे पास बग्स वगैरह दे रखा था ऑप्शंस में, है ना, कि बग्स क्या होता है, ये क्या होता है। देखो बग को मैंने आपको पहले भी समझाया था, बग होता क्या है, बेसिकली बग हमारा डील करता है किससे डील करता है, बेसिकली जो हमारे सॉफ्टवेयर के बग्स होते हैं ये डील करते हैं हमारे पास कोई ना कोई, अगर हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है, लॉजिक का एरर है, लॉजिक एरर हो गया, या फिर इसको ही क्या बोलते हैं, ग्लिच बोलते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, बताओ कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर के बग्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर बग्स को और क्या बोलेंगे। बेसिकली वो प्रोग्राम का लॉजिक का एरर होता है, जिस भी प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में कोई लॉजिक का में एरर आ गया तो उस एरर को ही हम क्या बोल देते हैं, बग बोल देते हैं। और देखो हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसके रिगार्डिंग कि जो हमारा फर्स्ट जो कंप्यूटर का जो बग था, ठीक है, कंप्यूटर का जो बग था वो कब पाया, मतलब किस सिस्टम में पाया गया था। तो वो पाया गया था जो हमारे पास हार्वर्ड का एक मार्क वन कंप्यूटर होता था। ठीक है, आपने देखी हिस्ट्री में पढ़ोगे जब आप, तो वहां पे एक हार्वर्ड का एक मार्क वन कंप्यूटर था। ठीक है, मार्क वन या मार्क टू करके कंप्यूटर था, वो रिलीज हुआ था 1947 में। इसमें सबसे पहला जो बग था वो डिटेक्ट किया गया था। तो आपने याद रखना है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी कि अगर बात किया जाए कि हमारा जो एक तरीके से कंप्यूटर की हिस्ट्री में फर्स्ट जो कंप्यूटर का बग था वो कब आया था, 1947 में आया था। और कौन से कंप्यूटर में आया था, हार्वर्ड मार्क टू में आया था। ओके, इसमें एक्चुअल में था क्या, क्योंकि ये उस टाइम पे कौन से कंप्यूटर थे हमारे एक तरीके से
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, तो उसमें दिक्कत क्या थी इलेक्ट्रॉनिक, उसमें उस टाइम पे क्या दिक्कत थी, एक्चुअल में एक कीड़ा था, ठीक है, उस कीड़े का नाम था मौत, है ना, जो हम देखते हैं ना बेसिकली एक ऐसा कीड़ा टाइप होता है, एक टिड्डू टाइप होता है, वो बेसिकली क्या था, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे, तो वो उनके ऊपर जाके बैठ गया था, तो जैसे बैठ गया था तो वो जो प्रोग्राम था वो चल ही नहीं रहा था, ठीक है, इसमें इस बग ने क्या काम किया, मतलब इस टिड्डे ने क्या काम किया, एक बग का काम किया, तो तभी इसका नाम क्या रख दिया कि जो हमारे सॉफ्टवेयर में किसी बग की हेल्प से, मतलब एक बग की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया, तो इसी बग को क्या बोल दिया एक तरीके से, बाद में इसी टर्म को यूज करना स्टार्ट हो गया, इसको हमने टेक्निकल टर्म में बाद में ग्लिच बोल दिया, पर जो मोस्ट पॉपुलर हो गया था वो बग हो गया था, कि कंप्यूटर में एक बग आ गया जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो चला ही नहीं, है ना, तो हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं, तो उसके भी हाफ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसका नाम बग स्टार्ट हो गया, है ना, बग हो गया, फिर लॉजिकल एरर हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें डील होती हैं। इसके अलावा एक और, इसको जब, अब मानो इस बग को किसी ने देखा होगा और उसने क्या किया, इसको ठीक कर दिया, है ना, देखो बग को ढूंढा होगा, फिर बाद में इसको ठीक किया होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम पे उसने क्या किया, उसने उसको डिबगिंग करी उसकी, ठीक है, जो भी बग था उसको क्या किया, इसने पहले फाइंड किया, फाइंड द एरर, या फिर क्या करते हैं, फाइंड द एरर, या फिर सिंपल बोल सकते हैं उसने उस एरर को ढूंढा, एंड साथ में क्या किया, उसको रिजोल्व किया, ठीक है, एंड रिजोल्व इट, इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं डिबगिंग, ओके, इंपॉर्टेंट है। और कल को मैं पूछ लूं आपसे कि जो डिबगिंग जो शब्द है, या फिर जो फाइंडिंग एरर एंड रिजोल्व इट, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हमारा एक ग्रेस होपर थे, उनके द्वारा ये दिया गया था, ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। चलो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आपने मुझे बताना है ग्रेस होपर ने कौन सा ऐसा लैंग्वेज है वो इन्होंने डेवलप करी है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, है ना, एक नेवल एक तरीके से ऑफिसर थे, ये काफी अच्छे थे बेसिकली, है ना, तो आपने ये बताना है मुझे कि जो ग्रेस होपर है इन्होंने कौन सी एक लैंग्वेज थी उसको डेवलप किया है, तो वो आपने मुझे नीचे कमेंट करके इसके बारे में बताना है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इसके रिगार्डिंग जो आपने याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, रेफरेंस टू ईच फाइल ऑन अ डिस्क आर स्टोर्ड इन, बेसिकली होता है कि जब भी आप एक फाइल में का रेफरेंस देते हो किसी डिस्क में, तो वो किस में स्टोर होती है, तो वो स्टोर होती है सर हमारी हमारी फैट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम फैट टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली होता है क्या, जब भी आप अपने ना सेव करते हो किसी भी फाइल को, कहाँ पे सेव करते हो, बेसिकली अपने कंप्यूटर के अंदर आप सेव करते हो, तो वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव होती है। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि फैट एक्चुअल में होता है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फैट क्या करता है, ये स्टोर करता है, किस चीज को स्टोर करता है, एक तरीके से कंटेंट, कंटेंट्स का एक तरीके से क्या है, इंडेक्सिंग है, या फिर कंटेंट्स इन अ टेबल, ऐसे लिख लो आप, कंटेंट्स इन अ टेबल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फैट है वो क्या काम करता है, जैसे मान लेते हैं ये मेरी आ गई हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई। अब फैट क्या काम करेगा, फैट क्या करें काम करेगा कि एक प्रोग्राम है, ये क्या काम करेगा, ये इसकी इंडेक्सिंग रखेगा। मान लेते हैं मेरे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, इस प्रोग्राम का कुछ डाटा था, ठीक है, वो डाटा मुझे हार्ड डिस्क में सेव करना है ना, तो जो मेरे पास फैट आता है फाइल एलोकेशन टेबल, वो क्या करेगा, जो भी ये डाटा होगा इसकी इंडेक्सिंग कर लेगा, इसकी इंडेक्सिंग कर लेगा। फैट क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं ये मेरा डाटा आ गया 1, ठीक है, ये मेरा 1 आ गया, इस 1 में जो मेरा डाटा है, ठीक है, मान लेते हैं ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम कर देता हूँ मैं P1। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ जरा, ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि ये मेरा आ गया प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम आ गया मेरा P1। इस P1 का जो डाटा है वो मुझे हार्ड डिस्क में कहाँ कहाँ पे मिलेगा, सपोज कर लेते हैं ये मेरे हार्ड डिस्क ऐसे करके बाइफ्रिकेट कर देता हूँ, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो मान लेते हैं मेरा प्रोग्राम का है वो मेरा कहाँ मिलेगा, C1 में मिलेगा, ठीक है, मान लेते हैं फिर वो मेरा R4 में मिलेगा, ऐसे ऐसे करके नंबरिंग करी होगी, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे नंबरिंग करी होगी मैंने कि ये मेरा आ गया C1, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मेरा आ गया C1, ये मेरा आ गया R4, तो मेरा जो डाटा है वो यहाँ पे पड़ा होगा और मेरा ये डाटा है वो यहाँ पे पड़ा होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वो डाटा पड़ा होगा। पर वो डाटा पता किसको होगा, बेसिकली हमारा फैट को पता होगा, फाइल एलोकेशन टेबल को पता होगा। बेसिकली होता है क्या, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं एक कंसेप्ट, वहां पे एक टेक्निक आती है, यहाँ वहां पे एक इक्विपमेंट आता है MMU, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करने की अपनी एक यूनिट होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के पास क्या होता है, बेसिकली एक फाइल एलोकेशन टेबल होता है। अब फाइल एलोकेशन आजकल तो नहीं यूज किया जाता है, इसका मैं ड्रॉबैक आपको बता दूंगा क्यों नहीं यूज किया जाता है।
पर जो हमारे पास पहले के सिस्टम थे या फिर आजकल के जो हमारी यूएसबीज हैं या फिर जो इससे पहले हम फ्लॉपीज वगैरह पढ़ते थे, तो वहां पे भी एक फाइल स्ट्रक्चरिंग यूज की जाती थी। वो भी फाइल स्ट्रक्चरिंग किस टाइप की थी हमारे पास, फैट की थी। मतलब बेसिकली जब आप किसी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हो ना, तो उसके तरीके होते हैं। तो उनमें से एक तरीका आता है हमारे पास फाइल एलोकेशन टेबल, कि आप क्या करोगे, फाइल्स को एक तरीके से क्या करोगे, एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करके रखोगे। तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं यही प्रोग्राम कि कल को ऑपरेटिंग सिस्टम ने, मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला कि जो आपका प्रोग्राम P1 है इसका मुझे डाटा चाहिए, तो डाटा कौन देगा, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट देगा। वो कहाँ देखेगा डाटा को, बेसिकली होगा क्या, इसने रिक्वेस्ट भेजी ऑपरेटिंग सिस्टम ने, इसने बोला कि मुझे एक डाटा चाहिए P1 प्रोग्राम का डाटा चाहिए। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगा, वो जाएगा, अच्छा वो देखेगा, मेरा फाइल एलोकेशन टेबल देखेगा, अच्छा ये मेरा टेबल आ गया, प्रोग्राम P1 का है, अच्छा यहाँ पे है, इसका डाटा हार्ड डिस्क में कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में C1 जगह है और R4 जगह है। तो ये जाएगा हार्ड डिस्क में C1 पे जाएगा और फिर R4 पे जाएगा। इन दोनों को डाटा को लेकर कहाँ चला जाएगा लास्ट में, इसको मैं अलग कलर से बता देता हूँ, इन दोनों के डाटा को लेकर कहाँ चला जाएगा, वापस लास्ट में हमारे ओएस के पास ले जाएगा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू के पास वो लेकर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके सारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो वर्क करती है हमारे किसमें, फाइल एलोकेशन टेबल के रिगार्डिंग। अब देखो एग्जाम में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं, क्या होता है, अब वो चीजें आपने नोट करके लिखनी है। जैसे एक तो ये चीज आता है, यूएसबी किससे डील करती है, यूएसबी हो गया, चाहे आपका दूसरा एक तरीके से मैंने बताया कि फ्लॉपी हो गया, ये दोनों हमारे किससे डील करते हैं, चाहे आपका यूएसबी हो गया, चाहे आपकी फ्लॉपी होगी। इनमें जो यूज किया जाता था वो कौन सा यूज किया जाता था, आपका फैट यूज किया जाता था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, है ना। ये बेसिकली होता क्या है, फैट अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, सर ये हमारे पास क्या है, एक फाइल सिस्टम का आर्किटेक्चर है। ठीक है, फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर, जैसे हमारा घर का होता है ना अक्षर वगैरह, तो वैसे ही फाइल्स को हम कैसे रखेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, तो उसका ये आर्किटेक्चर होता है। कौन, हमारा फैट, जिसको हम बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। जो क्या करता है, ये लिख लेना आप, दैट कीप्स ट्रैक, क्या सर ट्रैक रखेगा, मैंने आपको क्या बताया, क्या ट्रैक रखेगा, ट्रैक ऑफ फाइल लोकेशंस, कि आपकी जो फाइल है वो आपकी हार्ड डिस्क में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगी, या फिर आपकी जो हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम का जो डाटा है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें कौन स्टोर करता है, सर हमारा फाइल एलोकेशन स्टोर करता है। अब यहाँ पे हिस्ट्री में कुछ चीजें इसकी पूछी गई थी फैट की। जैसे एक बार पूछा गया था एग्जाम में, आप बताओ कि जो आपका फैट है, जो फाइल एलोकेशन टेबल है, ये जो ओरिजिनली है या फिर इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, फैट को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो फैट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो एग्जाम में ये पूछा गया था, तो वहां पे आपने बताना था कि ये किसके द्वारा दिया गया था, बिल गेट्स के द्वारा दिया गया था, है ना। बिल गेट्स किसके फाउंडर है, ये भी आपने याद रखना है, बिल गेट इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये कुछ सारी देखो, एक क्वेश्चन के साथ हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस लिंक होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे होती हैं कि आपने ऐसे ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ हमारे सेट ऑफ अलग अलग क्वेश्चन चलते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका आपके पास एक ओवरव्यू बनता है हर एक सब्जेक्ट का, है ना। चाहे आपका हिस्ट्री है, चाहे वो आपका एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का है, चाहे आपको नेटवर्किंग का है, तो ऐसे क्या होता है, हर एक चीज आपकी ना बाइंड अप होकर चलती है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तो तक वो इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन रहती है आपके माइंड में, है ना। तो यहाँ पे चलो ये आ गया, फैट आ गया, इंट्रोड्यूस किया था बिल गेट्स ने। बिल गेट्स फाउंडर थे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के। अब देखो जो फैट इंट्रोड्यूस किया गया था बिल गेट्स के द्वारा, सर ये कब किया गया था, तो ये हुआ था 1977 में। और कई बार पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताओ कौन सा कंप्यूटर था जहां पे सबसे पहले फैट को यूज किया गया था, फैट इन द सेंस फाइल एलोकेशन टेबल। तो आपने बताना है सर हमारे पास एक डिस्क का, डिस्क बेसिक करके एक हमारे पास कंप्यूटर था, इसका मॉडल नंबर था 8080, इसमें सबसे पहले यूज किया गया था फैट को, है ना। तो ये यहाँ तक आ गई हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इसकी इंट्रोडक्शन। अब देखो एक चीज जो एग्जाम में पूछी गई थी रिसेंटली, वो आपने नोट करनी है एग्जाम में अपनी कॉपी पे, कि जो आपके पास बाकी तो क्योंकि फैट 16 भी थे, फैट 12 भी होता है, इसमें अलग अलग इसके क्या होते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इसके अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके, या फिर हम बोल सकते हैं अलग अलग वेरिएशंस थी इसमें, कि मतलब फैट जो थे हमारे पास, इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन कौन कौन थे। तो हमारे पास फैट का 12 वर्जन भी था, इसके अलावा फैट का हमारे पास एक तरीके से, ठीक है, एक हमारे पास फैट का 16 भी था, इसके अलावा फैट का 32 काफी पॉपुलर है एक तरीके से, है ना। इसके अलावा हमारे पास फैट का 16, 32, फिर फैट हमारे पास एक EX फैट करके आता था। तो ये हमारे पास अलग अलग क्या है, इसके वर्जन है जो एग्जाम में एक तरीके से पूछे जाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे फैट 32, यहाँ पे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके पास फैट जो 32 है, ये अप टू कितनी स्टोर, मतलब एक फाइल, मान लेते हैं कि एक फाइल है,
उस फाइल में कितना वॉल्यूम ऑफ डाटा वो हैंडल कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं फाइल जो 32 है, इसके जो मैक्सिमम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वो कितने फाइल को रिटेन कर सकता है या फिर स्टोर कर सकता है, लेस देन 4 GB। या अगर आपको नोट में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका फाइल 32 है, ये क्या कर सकता है, कैन नॉट स्टोर अ सिंगल फाइल लार्जर देन 4 GB। ओके, मतलब होता है क्या है, जो ही मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं आपके पास क्या है, आपके पास फैट का क्या है, एक तरीके से टेबल है, पर इस टेबल में मैं आपको बोलूं कि आप क्या करो, 5 GB की मेरे पास कोई मूवी है, इसको आप अपने अंदर स्टोर करके रख लो, तो ये नहीं रख पाएगा। ये इसकी कमी थी जो एग्जाम में पूछी गई थी एक बार, कि आप बताओ आपके पास अगर फैट 32 का फाइल एलोकेशन टेबल, उसका जो वर्जन है 32 है, तो उसमें अगर आपके पास 5 GB की कोई भी डाटा है, उसको आप स्टोर कर सकते हो। यस नो करके ऑप्शन दिया था वहां पे, मतलब दोनों दिया था, आप यस कर सकते हो, फिर वहां पे दिया था पार्शली यस कर सकते हो, पार्शली नो कर सकते हो, या फिर नो कर सकते हो, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे। तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी कि नो। आप इनमें से मतलब सिर्फ क्या कर सकते हो, लेस देन 4 GB तक ही जो है फाइल को हैंडल कर सकता है, कौन, हमारा फैट 32। तो इसकी कमी किसने खत्म करी थी, इसकी कमी खत्म करी थी हमारे पास NTFS ने। और NTFS भी किसने दिया है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने ही दिया है। ठीक है, जो हमारे पास फैट आया था, फैट का जो था वो क्या करता, सिर्फ फैट की कमी क्या थी, फैट की कमी थी, फैट 32 की कमी की क्या थी, कि वो सिर्फ 4 GB तक की कोई फाइल है उसको ही समझ सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि 4 GB की कोई फाइल है, उसको तो समझ लेगा फैट 32 स्टोर करने के लिए। पर अगर 4 GB से प्लस हो जाए, 4 GB प्लस कोई हमारे पास फाइल आ गई, मान लेते हैं मेरे पास 5 GB प्लस फाइल कौन सी आ गई, मान लेते हैं मेरे पास कोई मूवी आ गई HD में, मुझे अगर इसको स्टोर करना है, तो वो फैट में स्टोर करूंगा, कि मेरे पास एक दूसरी आती है NTFS, उसमें स्टोर करूंगा। तो सर हम किस में स्टोर करेंगे, NTFS में स्टोर करेंगे, क्योंकि फैट क्या करता है, सिर्फ इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू कितना करता है, 4 GB तक ही वो क्या करता है, अपने अंदर किसी फाइल को स्टोर करने की उसकी अपनी क्षमता है। पर NTFS क्या करता है, उससे ज्यादा स्टोर करता है किसी भी फाइल को। अब सर NTFS के बारे में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। तो देखो NTFS में क्या चीजें पूछी गई थी, एक तो ये चीज पूछी जाती है कि NTFS की फुल फॉर्म क्या है। NTFS की फुल फॉर्म आती है हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये एग्जाम में पूछी जाती है, और जो हमारे पास जितने भी लेटेस्ट पीसीज हैं उसमें यही चीज यूज की जाती है, NTFS हमारी। ओके, और NTFS क्या है, ये हमारा विंडोज 10 या फिर 11 में स्टैंडर्ड है। विंडोज 10 में या फिर विंडोज जो हमारे पास 11 है, इसमें क्या है बेसिकली, आप बोल सकते हो बाय डिफॉल्ट, कई बार ये भी लिखा होता है ना बाय डिफॉल्ट हो गया, या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट या फिर स्टैंडर्ड सिस्टम है किसका, हमारा विंडो 10 या फिर 11 का। तो ये हमारे पास NTFS की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं काफी बार। तो ये सारी चीजें आपने हैंडल करनी है। बाकी एक और चीज अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछी गई थी, कि मान लो आपके पास कोई एक फाइल का नाम है, ठीक है, विंडोज में ऐसे कोई क्वेश्चन था, इन विंडोज अ फाइल नेम कैन बी अप टू। बेसिकली जो हमारे पास फाइल का नाम होता है, जैसे मान लेते हैं मुझे एक फाइल स्टोर करनी है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें मैं सेव कर लेता हूँ ABC डॉट, ऐसे करके सेव कर लेता हूँ छोटे, मतलब मेरे पास कितने अक्षर हैं, 3 ही अक्षर हैं। पर अगर मुझे विंडोज में देखना है कि मैं कितना लंबा फाइल नेम लिख सकता हूँ विंडोज के अंदर, तो वो कितने चलते हैं हमारे पास, 255 कैरेक्टर्स। इससे ज्यादा कैरेक्टर के अगर आपके पास नाम होगा तो विंडोज को स्टोर नहीं करेगा, सिंपल सा फंडा ये है। तो ये इतने मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत कैरेक्टर होते हैं वैसे तो, ये ना 255 कैरेक्टर, इतना लंबा नाम वैसे भी कौन रखता है इतना लंबा नाम। तो ये चीज पूछी गई थी एग्जाम में, कि आपके पास विंडोज में अगर आपको फाइल नेम रखना है, तो मैक्सिमम आप कितना, एक तरीके से फाइल का नाम कितना करेक्टर या फिर कितने करेक्टर यूज कर सकते हो, तो 255 आप यूज कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके रिगार्डिंग। तो वही आ गया कि फाइल एलोकेशन टेबल, ये फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर है। अब देखो एक क्वेश्चन के साथ आपके जो मल्टीपल, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, कि होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका मतलब होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ओनली फिल इन द ब्लैंक प्रोग्राम रिमेन एक्टिव व्हेन इवन थ्रू वी कैन ओपन मैनी प्रोग्राम एट ए टाइम, है ना। तो यहाँ पे देखो हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका प्रोग्राम एक्टिव होता है। बेसिकली आपने जब मल्टीपल प्रोग्राम्स ही ओपन किए होते हैं, तब भी आपका एक ही प्रोग्राम ओपन होता है। एक्चुअली में होता क्या है, बेसिकली आप मल्टीटास्किंग जब करते हो ना, इसका कंसेप्ट किस लिए होता है, जब आप क्या करते हो सर, मल्टीटास्किंग करते हो। सर मुझे इसका थोड़ा आइडिया बता देंगे आप क्या होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं आपका मोबाइल, सभी यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। आप मोबाइल में क्या यूज करते हैं, मान लेते हैं आप आपने मोबाइल यूज कर रहे हो,
आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन चला ली, मान लेते हैं आपने क्रोम यूज ओपन किया, उसमें उसमें साथ ही आपने क्या किया, क्रोम को बंद नहीं किया, अभी क्लोज नहीं किया इसको, अभी इसने आपने क्रोम को क्लोज नहीं किया है, आपने सिंपल क्या किया, उससे बाहर चले गए हो क्रोम से बाहर। उसके अलावा मान लेते हैं आपने यहाँ पे फेसबुक ओपन कर ली, फिर मान लेते हैं आप यहाँ पे बाद में आपने व्हाट्सएप ओपन कर लिया, फिर बाद में आपने यूट्यूब ओपन कर लिया। तो देखो आपने क्या किया, एक समय पर मतलब क्या किया, कभी आप क्रोम पे जा रहे हो, कभी आप फेसबुक पे जा रहे हो, कभी आप व्हाट्सएप पे जा रहे हो, कभी आप यूट्यूब पे जा रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, क्या क्या कर रहे हो आप, यही आपका फोन आ गया यहाँ पे, या पहले आ गया आपका क्रोम, अभी आप क्रोम यूज कर रहे हो, बाकी सारे आपके बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, बैकग्राउंड पे आते हैं ना, जैसे यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ठीक है, जैसे ये आपको ये सारे दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या है एक तरीके से, ये सर सारे के सारे क्या है हमारे एक तरीके से प्रोग्राम्स है, जो सारे आपको दिख रहे थे ना, वो सारे क्या हमारे सर प्रोग्राम्स हैं, वो हमारे सारे। ओके, तो वैसे ही क्या होता है जब आप इन सभी प्रोग्राम्स को चलाते हो, इन सभी देखो अभी प्रोग्राम सिर्फ क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम्स तो मेरे सारे हैं, मल्टीटास्किंग तो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, पर देखो एक्टिव कितना है मेरे पास, अभी मैं सिर्फ किसी ना किसी एक के ऊपर ही काम कर रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि एक साथ मैं मल्टीपल चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर आप काम करते हो, है ना। तो वही चीज लिखी थी, ओनली फिल इन द ब्लैंक प्रोग्राम्स रिमेन इन एक्टिव, हमेशा एक्टिव कौन कितना प्रोग्राम रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम ही एक्टिव रहता है। मान लेते हैं मैं क्रोम चला रहा तो क्रोम एक्टिव हो जाएगा, फेसबुक चलाऊंगा तो फेसबुक एक्टिव हो जाएगा, व्हाट्सएप चलाऊंगा तो व्हाट्सएप एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज एग्जाम में पूछी गई थी, तो ऐसे करके आपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। फिर वही लिखा है यहाँ पे कि टिपिकली ओनली वन विंडो इज इज द एक्टिव फोकस्ड विंडो एट अ टाइम, है ना, मतलब बेसिकली वही चीज है कि एक ही विंडो है जो एक्टिव रहती है, जब भी बेसिकली आप क्या करते हो, उसको ऑन करते हो। एक बार एग्जाम में पूछा गया था इसी के रिगार्डिंग, जो आपकी बैकग्राउंड की प्रोसेस होती है उसका मतलब क्या होता है। तो जो हमारी बैकग्राउंड की प्रोसेस होती है, आप ये चीज याद रखनी है कि बैकग्राउंड प्रोसेस क्या हुआ, बैकग्राउंड प्रोसेस हुआ जो क्या होता है जिसके बारे में यूजर को पता नहीं होता है, मतलब हम बोल सकते हैं प्रोग्राम ऐसे होते हैं कुछ प्रोग्राम जो फोकस करते हैं, सर किसके ऊपर फोकस करते हैं, बेसिकली अपना जो है उनका अपना टास्क होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं, पर इसमें क्या होता है विदाउट यूजर, ठीक है, विदाउट यूजर फोकस, मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम अपने फोकस अपने जो उनका काम होता है उस पर काम करते हैं, और यूजर को उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब यूजर का उस पर कोई इंटेंशन नहीं होता है। तो विदाउट यूजर फोकस कौन से प्रोग्राम होते हैं, वो हमारे बैकग्राउंड के प्रोग्राम होते हैं या फिर बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं, है ना। तो बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा क्या चलता है, अगर आप कंप्यूटर में यूज करते हो और आपके फोन में या फिर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस क्या काम करता है आपका, हमेशा देखना बैकग्राउंड में आपका एंटीवायरस चलता ही रहता है, ठीक है। तो एंटीवायरस किसका एग्जांपल है, हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके लिए इसमें हमारे पास, तो ये आपने सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन अ मार्जिन ऑन अ बोथ साइड आर स्टेट एंड इक्वल देन देयर आर, बेसिकली होता है क्या, जब आप मार्जिन देते हो दोनों साइड में इक्वली, ओके, तो उस चीज को आप क्या बोलते हो, सर उसको हम बोलते हैं फुल जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास फर्स्ट राइट आंसर हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं आपने एम एस वर्ड ओपन किया, आपने क्या किया सर, हमारा एम एस वर्ड एप्लीकेशन आपने ओपन कर दी, एम एस वर्ड के अंदर आपके पास क्या मिलती है, आपके पास एक शीट मिलती है, ठीक है, ये शीट मान लेते हैं मेरे पास कौन सी शीट है, A4 की शीट है। तो जब मैं लिखने लगता हूँ, ठीक है, तो जब मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज माई बुक, ऐसे करके मैंने लिख दिया, है ना, एंड कुछ भी मतलब कुछ ऐसे करके लिख दिया। अब देखो जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो कंटेंट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, किससे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो उसका पेज है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब जितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी, इसको मैं थोड़ा वैसे बना देता हूँ ताकि आप इसको इलेबोरेट समझ पाओ। मान लेते हैं ये मेरी A4 शीट है, तो इसी को हम A4 शीट मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये मेरी A4 शीट आ गई, और मैंने इसका कंटेंट यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, दिस इज माई, ऐसे करके मैंने इसको छोड़ दिया, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। तो जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, फुल जस्टिफिकेशन, है ना। तो फुल जस्टिफिकेशन की शॉर्टकट कमांड भी आपने याद रखनी है, इसको हम बोलते हैं Ctrl+J, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जैसे मैं Ctrl+J इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो ये मेरा टेक्स्ट कैसे हो जाएगा, पहले ये यहाँ पे था, बाद में ये टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, ये एक तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई होने का मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, दिस इज माई। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड से भी उतनी ही दूरी पे है जितना वो अपनी राइट हैंड साइड के दूरी पर है, इस चीज को बोलते हैं हम जस्टिफाई, ठीक है, समझ आ गया। इसमें क्या मतलब होता है कि जो राइट साइड की जो स्पेस है
राइट साइड का स्पेस क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा लेफ्ट साइड के स्पेस के बराबर। इसका ये मतलब होता है जस्टिफाई करने का, कि जो इसका राइट साइड का स्पेस है और जो लेफ्ट साइड का स्पेस है, मतलब जो इसका हम मान लेते हैं इस साइड का स्पेस और जो इस साइड का स्पेस, ये दोनों के दोनों स्पेस क्या होंगे सर, वो दोनों के दोनों हमारे बराबर होंगे। मान लेते हैं ये हमारा एक यूनिट है, तो ये भी हमारा एक यूनिट ही होगा। ये मतलब होता है जस्टिफाई करने का। फिर इसके अलावा एक और पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं जस्टिफाई और हमारा सेंटर में। अब सर सेंटर का मतलब क्या हुआ, अब सेंटर मान लेते हैं कि यही टेक्स्ट आ गया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, दिस इज माई। अब जैसे मैंने इसको सेंटर में कर दिया, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये 2 यूनिट का स्पेस लिया इसने, और यहाँ पे इसने मान लेते हैं 1 यूनिट का स्पेस लिया। तो इस चीज को क्या किया, इसका मतलब है कि ये पेज के सेंटर में आएगा, जो ये टेक्स्ट होगा वो पेज के सेंटर में होगा, है ना। जस्टिफाई में क्या था, वो उसको पेज के सेंटर में आने का कोई लेना देना नहीं है, उसको बस ये देखना है कि लेफ्ट साइड से कितना स्पेस आएगा और राइट साइड से कितना स्पेस आएगा, ये दोनों के दोनों स्पेस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये चीज, ये मतलब होता है जस्टिफाई और सेंटर में। और सेंटर की फुल फॉर्म भी आपने लिख लेनी है, एमएस वर्ड में पूछी जाती है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई आती है हमारी सेंटर की। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी तो मैंने ये आपको बता दी। अब देखो कुछ जो नोट्स है जो आपने लिखने हैं, तो एक तो पॉइंट आता है, अगर मैं बोल दूं बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई होती है कि जब बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बेसिकली होता है क्या, बाय डिफॉल्ट जो आपकी अलाइनमेंट होती है, सर किस चीज की अलाइनमेंट। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई भी टेक्स्ट, देख रहा हूँ ना, जो मैं दिस इज करके लिख रहा हूँ, ये मेरा क्या है, कोई टेक्स्ट है या फिर कोई एक वैल्यू है। तो बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है किसमें, हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो क्या होती है, वो सर हमारी लेफ्ट अलाइन होती है ना। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन ओपन करोगे, तो आपका लिखने का अंदाज कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि उर्दू, उर्दू थोड़ी ना कि वो यहाँ से स्टार्ट होगी, है ना, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसी चीज को एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि जब आप, जो पूछा जाएगा कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो कौन सी होती है, वो हमारी सर लेफ्ट अलाइन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बाकी लेफ्ट अलाइन का आपको पता है शॉर्टकट की क्या आती है, बाय डिफॉल्ट तो होता ही है, पर कंट्रोल प्लस एल आती है हमारी लेफ्ट की, और वैसे ही सर हमारी राइट की क्या आती है, राइट की आती है हमारे पास कंट्रोल प्लस आर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो पूछी जाती है। ओके, तो ये आपको ने सारी की सारी चीजें नोट करके लिख लेनी है अपने नोट्स में। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा इसमें। ठीक है, चलो यहाँ पे ना एक दो इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट कमांड है वो आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है वैसे यहाँ पे। कि एक बार पूछा जाता है कि अगर आपको इंडेंट देना है, अब मेरे को याद आ गया एग्जाम पूछा गया था रिसेंटली, कि इंडेंट अगर आप देते हो, तो इंडेंट देने के लिए आप शॉर्टकट कमांड कौन सी यूज करते हो, इसमें आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस एम का। अभी के लिए आप इतना नोट कर लो, बाकी जैसे इसका बारे में कुछ आएगा तो मैं आपको इसको डिटेल में बता दूंगा इंडेंट का मतलब क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर इज टू टर्न डाटा, बेसिकली हमारा कंप्यूटर होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी डाटा को किस में कन्वर्ट करना, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको तो हमने पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर लिया है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। बाकी एक चीज और एग्जाम पूछी जाती है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किसके ऊपर काम करता है, आईपीयू साइकिल के ऊपर काम करता है। आईपीयू का मतलब क्या है, इनपुट, पी से क्या बन जाते हैं हमारे प्रोसेस, और लास्ट में हमारा ओ से क्या बन जाता है हमारे पास आउटपुट। तो ये सारी चीजें डील होती हैं इसके साथ, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो आईपीयू साइकिल के ऊपर वर्क करता है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट थी वो ये, डाटा बिकम्स इन्फॉर्मेशन बैंडेड इट्स प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं पहले भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। बेसिकली हमारे पास मेन फोल्डर होता है वो कौन होता है, हमारा रूट डायरेक्टरी होती है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि रूट डायरेक्टरी होती क्या है, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली द टॉप लेवल। इसको आप लिखोगे नोट पे कि रूट डायरेक्टरी क्या होती है, सर ये हमारे पास टॉप लेवल फोल्डर इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो टॉप फोल्डर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं या फिर मेन फोल्डर बोलते हैं। कभी भी कंप्यूटर में मेन फोल्डर नाम का कोई शब्द नहीं आता है। हमेशा अगर कंप्यूटर में आप पढ़ते हो डिटेल में, तो वहां पे हमेशा हमेशा यही चीज लिखी जाती है, रूट फोल्डर। या फिर आपको कहीं जाना है, रूट में जाना है, रूट के अंदर जाना है, तो रूट का मतलब क्या होता है, मेन फोल्डर। और मेन फोल्डर को हम क्या बोलते हैं कि जो सबसे टॉप पे कोई फोल्डर बना होगा, उसको हम रूट फोल्डर बोलते हैं। तो अगर आपको समझाऊं मैं, जैसे मान लेते हैं ये मेरा फोल्डर आ गया सी का, सपोज कर लेते हैं ये मेरा सी का फोल्डर आ गया। अब इस सी फोल्डर के अंदर मान लेते हैं मेरे पास कुछ और फोल्डर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मेरा म्यूजिक का फोल्डर आ गया, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास मेरा डॉक्यूमेंट का फोल्डर आ गया। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने कोई अपना फोल्डर बनाया, यूजर का अपना एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, इसके अलावा म्यूजिक के अंदर मान लेते हैं
मैंने कुछ और फोल्डर बना दिए, है ना। मान लेते हैं म्यूजिक के अंदर मेरे अपने कुछ गाने भी हैं, कुछ अपनी फाइल्स भी हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या चीजें देख रहे हो कि जो सबसे टॉप पे है, तो यहाँ पे सी मेरा क्या बन गया सर, सी हमारा क्या बन गया यहाँ पे सर, ये मेरा बन गया रूट, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, मेरी मेन। रूट या फिर मेन मेरी डायरेक्टरी, और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा कहाँ पे है, देखो सबसे टॉप पर है ना, तभी इसको हम क्या बोलते हैं सर, टॉप लेवल फोल्डर इन एनी सिस्टम। तो एनी सिस्टम, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, सी बन जाएगा। ओके। और कई बार सिंबल भी पूछा जाता है, तो देखो यहाँ पे सिंबल मैंने बना दिया है। सिंबल अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपने बताना है, क्योंकि विंडोज में क्या होता है ये भी लिख लेना आप अपने यहाँ पे, इसको मैं बता देता हूँ, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। कि अगर मैं विंडोज की बात करूं, एग्जाम में पूछा गया था लिनक्स का और बच्चों ने विंडोज का टिक कर दिया था, यहाँ पे बताना है आपने, एक सेकेंड। ठीक है, अगर विंडोज में पूछा था इन विंडोज, तो विंडोज में हमारे पास रूट का सिंबल क्या होता है, जो भी रूट फोल्डर होगा उसका सिंबल क्या होता है, बेसिकली उसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का सिंबल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश बोलते हैं इसको। और दूसरा, अगर लिनक्स में पूछा जाए, लिनक्स में जो रूट होता है, रूट फोल्डर, वो क्या होता है बेसिकली आपका इस टाइप का होता है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं रूट फॉर, इसमें लिनक्स और विंडोज के रूट में, कि अगर विंडो का रूट का फोल्डर होगा तो उसका सिंबल क्या होगा, और जो लिनक्स का होगा उसका सिंबल क्या होगा। तो दोनों आपने नोट करके लिख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों हमारे। ओके। बाकी एक और चीज पूछी गई थी एग्जाम में कि बताओ सब डायरेक्टरी क्या होती है। देखो सब डायरेक्टरी आप अभी को आप इसके नाम से समझ पा रहे होगे कि कुछ ऐसी डायरेक्टरी होगी जो एक डायरेक्टरी के अंदर, मान लेते वही आ गया कि मेरा सी आ गया, सी के अंदर मैंने क्या बनाया था, म्यूजिक बनाया था, इसके अलावा मैंने सी के अंदर और कौन सा बनाया था, अपना डॉक्यूमेंट का बनाया था, है ना। तो बाकी जो ये चीजें देख रहे हो ना आप, ये सारी क्या बन जाएंगी, ये मेरी आ गई मेन डायरेक्टरी, और ये मेरी क्या बन गई, सब डायरेक्टरी। मतलब जो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी बोल देते हैं, है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है और ये चीजें आपने याद रखनी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे यहाँ पे मैंने विंडोज का बताया, तो विंडोज के रिलेटेड क्या चीज पूछी जाती है सर, ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और लिनक्स क्या है हमारा, बेसिकली जो हमारे पास लिनक्स होता है या फिर इसके अलावा डीओएस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों के दोनों हमारे पास कौन से होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। इसको आपने लिखना है नोट्स में, इनको लिखना आप कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं हमारे पास डोस, और जो हमारे पास लिनक्स होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू रिसीव अ ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो व्हाट शुड यू डू। है ना, ये बेसिकली एक तरीके से उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, आईटी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली आप अगर किसी को जानते नहीं हो और आपको उसका ईमेल रिसीव हुआ तो आप क्या करोगे। बेसिकली आप क्या करोगे, डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट। आप सिंपल उसको सीधा डिलीट करोगे विदाउट ये देखिए हुए कि उसके अंदर क्या है। क्योंकि अगर आप किसी की फाइल को ऐसे ओपन कर दोगे जिसको आप जानते नहीं हो, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि क्या, मान लेते हैं इसमें कोई सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका सिस्टम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो करप्ट कर देगा, है ना। तो ये तभी बोलते हैं कि अगर आप किसी को जानते नहीं और आपको कोई ईमेल रिसीव होती है, तो आप इसको डिलीट कर दोगे, उसको फॉरवर्ड वगैरह नहीं करोगे किसी को, है ना, ना इसको फॉरवर्ड करोगे, ना उसको ओपन करोगे, ना तो उस पर रिप्लाई करोगे, आप सीधा क्या करोगे, उसको डिलीट कर दोगे। ओके, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज होती है ये हमारी। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिससे कोई आपका इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है, फिशिंग कर सकता है आपके साथ, है ना। या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम को ही करप्ट कर दे पूरा का पूरा। तो इससे बचने के लिए बोला जाता है कि अगर आपको कोई एक ऐसी मेल आती है जिसको आप जानते नहीं, उसमें कोई फोल्डर या फिर कोई ऐसी चीज अटैच है जिसको आप डाउनलोड करोगे, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है जब जब तक आपको कंफर्म नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी जीमेल में एक और चीज एग्जाम में पूछी जाती है, एक बीसीसी करके पूछा जाता है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी काफी बार एग्जाम पूछी गई है, मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन होता है मेल में जिसमें रिसिपेंट को पता नहीं होता है कि किसके द्वारा किस किस को ये मेल हमने भेजी है ना। इसको हम बोलते हैं, आपने ऐसे नोट में लिखना हो तो लिख सकते हो आप, इसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट डोंट नो या फिर डोंट सी, क्योंकि मेल देख नहीं सकते हैं, ईच अदर्स ईमेल, इसको मैं समझा दूंगा। और दूसरा आता है हमारे पास सीसी, जिसको हम बोलते हैं कार्बन कॉपी, इसको हम बोलते हैं कार्बन कॉपी। अब सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में बता देंगे, एक्चुअल में होता क्या है, सपोज कर लेते हैं
कि मैंने एक मेल बनाई, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कितने हैं 100+ स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं, अभी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, जो ये मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, अब इनको मैं बोलूंगा कि मैं आपको एक मेल कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास दो कंडीशंस हैं कि मैं आपको मेल कर रहा हूँ, आपने मेल देख लेनी है। तो मैंने क्या किया, एक मेल बनाई, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, मेल सभी को क्या कर दिए, बीसीसी कर दी। बीसीसी कर दी, इसका मतलब क्या है कि ये मेल जाएगी तो सभी बच्चों को जाएगी, सारे 100+ बच्चों को चली जाएगी। पर इसमें होगा क्या कि मान लेते हैं एक पर्सन है, वो ये नहीं देख पाएगा कि दूसरा कौन सा पर्सन है जिसको सर ने यही जो मेल है वो भेजी है। इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कि दूसरा पर्सन, चाहे मैंने आप सभी को कंबाइन करके वो मेल भेजी है, पर आप ये नहीं देख सकते हो कि दूसरा पर्सन कौन था जिसको ये मेल गई है। ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और दूसरा मैंने क्या बताया, कार्बन कॉपी। इसमें क्या होगा सर, कार्बन कॉपी में इसमें आप देख सकते हो कि जो सर ने ये मेल बनाई थी, वो सर ने किस किस बच्चे को भेजी है, उसमें सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे कि ये इसको भी गई है, 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 इसको भी गई है ना। तो इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं हम कार्बन कॉपी, कि जो ये मेल है इसकी कॉपी किस किस को गई है आगे, है ना। पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा, होगा तो इसमें भी ये मेल भी मेरी तरफ से सभी को गई होगी, पर अपने जो फ्रेंड सर्कल में आप सभी ये नहीं देख सकते हो कि वो मेल आपको गई है कि आपको गई है कि नहीं गई है ना। तो ये सारी चीजें आप उसमें नहीं देख सकते। तो ये मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी का। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, काफी बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर इज वट एवर टाइप सबमिटेड ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली सर, इसको हम बोलते हैं हमारा इनपुट, है ना। इजी है, जो मैंने आपको पहले समझाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन और कार्ड। बेसिकली जो स्पेशल इफेक्ट वगैरह आप यूज करते हो ना, उन इफेक्ट का नाम पूछा गया था। तो उन इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशंस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब आप किसी स्लाइड को इंट्रोड्यूस करते हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और एक चीज पूछी जाती है, एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन आपने याद रखना है, ये होते हैं हमारे पास कुछ इफेक्ट। ये सारे किससे रिलेटेड है, ये सर हमारे MS पावर पॉइंट से रिलेटेड है। इनको नहीं पता लग रहा है वो आपने समझना है कि MS पावर पॉइंट में ये सारी चीजें चलती हैं। तो एनिमेशन वहां पे एक ऑप्शन होता है, तो उसमें एनिमेशन में हम करते क्या है, बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट होता है, मतलब एक ऐसी चीज होती है जो हम क्या करते हैं, जैसे आप फिल्टर वगैरह अप्लाई करते हो ना, तो वैसे ही हम अगर जो हमारी स्लाइड्स होती हैं उसमें अगर कोई ऐसी एनिमेशन वगैरह या फिर ऐसे कोई फीचर ऐड करें, है ना, तो उन्हीं चीजों को कैसे ऐड करते हैं, हम एनिमेशन के अंदर ऐड करते हैं। तो एनिमेशन होता है क्या है, तो ये बेसिकली एक ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर लगाते हैं सर, इनको हम अप्लाई करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ स्लाइड, इन अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली ये करते हैं, किसी भी बेसिकली कोई भी स्लाइड है उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कई बच्चों को ऑब्जेक्ट्स का पता नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट्स मान लो कि आपने कोई लिखा है, कुछ टेक्स्ट आ गया, या आपने कोई अपनी फोटो ऐड करी है वो आ गया, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आती है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सर हमें थोड़ा एनिमेशन का एक बता देंगे, ग्राफिकल में क्या मतलब हुआ, क्या है। देखो होता है कैसे, मान लेते हैं ये मेरी आ गई एक स्लाइड, ठीक है, और सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास आगे मैंने एक एनिमेशन लगा दी कि जो मेरी स्लाइड होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, वो एक ऐसे करके जंप, या फिर वो क्या करेगी, नीचे से ऊपर आएगी, ठीक है, नीचे से वो ऊपर आएगी, ठीक है। तो होता क्या, जैसे मान लेते हैं ये मेरी स्लाइड नंबर 1 थी, स्लाइड नंबर 1 है, तो जैसे मैं स्लाइड नंबर 1 से स्लाइड नंबर 2 में जाऊंगा, तो मेरी स्लाइड यहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे से ऊपर आएगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऊपर आएगी, और लास्ट में जो पूरी की पूरी मेरी स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी, है ना। होता है क्या है, जैसे मैं आपको थोड़ा ग्राफिकल बता दूं, तो पहले इतनी सी दिखेगी आपको, ठीक है, यही स्लाइड फिर थोड़ी और ऊपर हो जाएगी, और लास्ट में ये पूरी पूरी स्लाइड आपको क्या होगी, यहाँ पे पूरी की पूरी दिख जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं हम एनिमेशन, कि पहले वो इतनी आई, फिर धीरे धीरे और ऊपर आई, फिर वो पूरी की पूरी ऐसे ऊपर आ गई। इसी चीज को हम बोलते हैं एनिमेशन, ओके। और ट्रांजिशन कब होती है, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हो, तब दूसरी स्लाइड कैसे आपको दिखती है ना, उस चीज को बोलते हैं ट्रांजिशन। मतलब आप एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड के ऊपर जा रहे हो, उस टाइम पे ट्रांजिशन होती है। पर आप क्या कर रहे हो, किसी एक स्लाइड के ऊपर कोई चीजें लगा रहे हो, मान लेते हैं कि ये मेरी स्लाइड आ गई थी, तो इसके ऊपर मैंने लगा दिया कि ये स्लाइड क्या होगी, जंप होगी, या फिर इसके ऊपर कोई मैंने टेक्स्ट लगा दिया, कोई वॉइस लगा दिया, तो ये सारी चीजें एनिमेशन के अंदर ही आ जाती है हमारी, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। बाकी ट्रांजिशन का मैंने बता ही दिया कि क्या होता है, बाकी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं उनको डील कर लूंगा आगे, इंपॉर्टेंट आती हैं। बाकी एक चीज एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि अगर आपको क्या करना है,
स्लाइड शो को अगर बिगिन करना है, ठीक है, स्लाइड शो को आपको क्या करना है, बिगिनिंग से चलाना है, मतलब स्टार्टिंग से अगर चलाना है तो आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज करते हो। तो यही चीजें आपने याद रखनी है। हम यूज करते हैं F5 का, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं सर, हम F5 का यूज करते हैं। ओके, और एक तो ये चीज है कि बिगिनिंग से आपको मतलब आपको स्लाइड नंबर 1 से ही चलानी है, पर मान लेता हूं मैं स्लाइड नंबर कहाँ पे हूँ, स्लाइड नंबर 5 पे हूँ, और मुझे स्लाइड नंबर 5 से ही अपनी प्रेजेंटेशन चलानी है। तो उसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ शिफ्ट प्लस F5। ये दोनों एग्जाम में पूछी गई हैं और इंपॉर्टेंट है। एक क्या करती है, वो स्टार्टिंग से चलाती है, और दूसरी क्या करती है, वो करंट स्लाइड से चलाती है। ठीक है, करंट स्लाइड से वो क्या करेगी, हमारी क्या करेगी, वो हमारा स्लाइड शो चलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना है जो मैंने यहाँ पे बताया, एक शॉर्टकट कमांड ये वाली और दूसरी ये वाली। एक करंट से चलाती है ये वाली शिफ्ट प्लस F5 हमारी, मान लेते हैं स्लाइड नंबर हम 5 पे हैं तो 5 से ही एनिमेशन या फिर जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट कर देगी। और अगर मुझे फर्स्ट पेज से ही चलानी है, मान लेते हैं मैं 5 पे हूँ पर मुझे पहले से चलानी है दोबारा से, तो मैं F5 का यूज करूंगा। पर मुझे अगर स्लाइड 5 से ही कंटिन्यू करना है तो मैं शिफ्ट प्लस F5 का यूज करूंगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा इन अ फॉर्म ऑफ। कैसे करता है कंप्यूटर हमारा, बेसिकली सर ये हमारा डिजिटल सिग्नल में काम करता है, और डिजिटल को ही हम क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसके बारे में। फिर वो लिखा है कंप्यूटर ऑपरेट यूजिंग बाइनरी सिग्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एंड वंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ क्वेरी रहती है आपके मन में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो।